हेलो बच्चों। तो बेटा आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का बेटा नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कवर कर लिया कंप्लीट। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट कर लिया बेटा। फैराडेज लॉ पढ़ लिए हमने, उनके क्वेश्चंस भी लगा के देख लिए। अब बेटा हम इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है जो सेल के अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्वा सोल्यूशन या मोल्टन सोल्यूशन। अब बेटा हम इसकी कंडक्टेंस की बात करेंगे, इसमें कैसे कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, हमें इसके बारे में बेटा बात करनी है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में बेटा पहले आपको मैं दो चीजें बता दूं कि एक बेटा होता है मेटेलिक कंडक्टर्स और एक बेटा होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बेटा इनमें डिफरेंस बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है, तो अपना को पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। देखो मेटेलिक कंडक्टर्स तो बेटा फिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बेटा पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। तो हमें फिजिक्स मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो वायर में, ये हमारे घर में पंखे चल रहे हैं, ये लाइट जल रही है, ये बेटा सब क्या है, ये मेटेलिक कंडक्टर है। ये कॉपर के तार, एल्यूमिनियम के तार, सिल्वर के तार, ये सब बेटा मेटेलिक, ये जो वायर है पतली पतली, ये सब मेटेलिक कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब बेटा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो बेटा मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, एक्वस मीडियम में अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है। तो आयंस का फ्लो तो करंट बने, वो बेटा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, आयंस के फ्लो से बेटा करंट प्रोड्यूस हो, तो बेटा वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। और मेटेलिक कंडक्टर्स बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बेटा ये पंखे चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ये सब बेटा होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। तो जरा देखो बेटा इनके मेन डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पहला डिफरेंस बेसिकली बेटा ये है, करंट फ्लोज बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से की वजह से बेटा करंट फ्लो होती है। पहला बेसिकली ये है। इसमें बेटा करंट फ्लोज बाय फ्लो ऑफ आयंस के फ्लो की वजह से बेटा करंट इसमें फ्लो करती है। पहला बेसिकली ये डिफरेंस है। दूसरा बेटा सेकंड डिफरेंस बेटा देखो, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट को पास करने पर बेटा मेटेलिक कंडक्टर के में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता। सब्सटेंस जो मेटेलिक कंडक्टर जिस सब्सटेंस का बना होता है उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। जैसे आपने देखा भी है घरों में बेटा जो वायर लगी है, तार लगे हैं, जिनकी वजह से हमारे पंखे और लाइट जल रही है, ये बेटा करंट फ्लो होने की वजह से ऐसा थोड़ी होता है कि बेटा ये मोटे हो जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं। ये ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, जैसे हैं वैसे ही बेटा रहते हैं। ठीक है। तो कोई डिकम्पोजिशन इनमें नहीं होता, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। जबकि इसमें बेटा क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय पासिंग करंट। बेटा इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक सेल लिया, ये सेल है बेटा, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जैसे बेटा NaCl भर दिया। आपने क्या किया बेटा, ये इलेक्ट्रोड लिए और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है।
तो बेटा जैसे ही कनेक्ट करोगे, अगर ये बेटा आपने NaCl मॉल्टन लिया है, ये मान लो बेटा आपने मॉल्टन लिया है, तो तुरंत बेटा क्या होगा, Na प्लस अलग हो जाएगा और बेटा Cl माइनस अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो बेटा आपका Na प्लस कहां जाने लगेगा बेटा, माइनस की ओर, और Cl माइनस कहां जाने लगेगा, प्लस की ओर, मींस एनोड की ओर। तो बेटा यहां देखो सब्सटेंस टूट गया, पहले NaCl था, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया मोल्टन में, तो बेटा ये तुरंत ब्रेक कर गया Na प्लस Cl माइनस में। तो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस chemical decomposition of substance takes place by passing current। बात क्लियर हो रही है, ये बात बेटा समझ में आ रही है। थर्ड बेटा, थर्ड पॉइंट्स देखो, थर्ड पॉइंट्स क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ड्यू टू collision of electrons with kernels। मतलब बेटा इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बेटा किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन कर्नेल से टकरा जाते हैं। अब देखो कर्नेल्स होते क्या है बेटा, जैसे मान लो ये एक मेटेलिक वायर है, ध्यान से सुनो बेटा, ये मान लो एक मेटेलिक वायर है, ये मेटेलिक वायर है, इसमें बेटा ये एटम होंगे, बहुत सारे मेटल के एटम होंगे, इनके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन बेटा निकल गया, ये वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकला ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकला, अगर ये मैं वोल्टेज इधर हायर कर दूं, इधर लोअर कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहाँ हायर कर दूं, यहाँ लोअर कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये बेटा मूव करेंगे, तो ये जो रास्ते में इनको कर्नेल्स मिलेंगे। कर्नेल्स कौन होते हैं, कर्नेल्स बेटा वह एटम का पार्ट होता है जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचता है, मींस कैटायन हो जाता है। एटम का वह पार्ट जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए, अब जो बचा बेटा कैटायन वही कर्नेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्नेल। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो बेटा रास्ते में कर्नेल से टकरा जाते हैं, कॉलिजन हो जाता है, और टकराना ही बेटा टकराना ही रेसिस्टेंस होता है। टकराने ही क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। कितनी बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा का मतलब बेटा होता है ऑब्स्टेकल कितना हो रहा है, ऑब्स्टेकल कितना हो रहा है। जितना ज्यादा बेटा बाधा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितनी बाधा कम होगी, जितनी बेटा समस्या कम होगी जाने में, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो बेटा ये कारण होता है, रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है, इस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो कर्नेल किसे कहते हैं, एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल देते हैं, भाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट एटम का बचता है वो बेटा कर्नेल कहलाता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका थर्ड बेटा डिफरेंस देखो, रेजिस्टेंस ड्यू टू, बेटा ये तीन रीजन से होता है। सबसे फर्स्ट रीजन बेटा होता है सॉल्यूट इंटरएक्शन, सेकंड बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन, थर्ड बेटा सॉल्वेंट इंटरएक्शन। बेटा इसमें जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है किसमें बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, वो तीन रीजन से होता है। तीन रीजन उसके होते हैं। एक तो बेटा सॉल्यूट इंटरएक्शन होता है। देखो जब इलेक्ट्रोलाइट बेटा ब्रेक करता है तो आयंस में टूटता है, तो बेटा आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करे रहने देते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से बेटा आयन फ्लो नहीं कर पाते हैं। भाई फ्लो आसानी से करें तो रेजिस्टेंस कम कहलाएगा, फ्लो मुश्किल से कर रहे हैं उनको बेटा ज्यादा परेशानी हो रही है, उनको सोल्यूशन में ज्यादा बेटा अवरोध हो रहा है, ज्यादा बेटा उनको बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब बेटा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ रहे हैं ना बात को। दूसरी बात बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरएक्शन। अब बेटा देखो तुमने पानी में जैसे NaCl डाला, अब भाई पानी में NaCl डाला तो Na+ को क्या करेगा बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल बेटा ऐसे घेरेगा। एक मॉलिक्यूल ये है वाटर का बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल बेटा वाटर का ये है, चौथा मॉलिक्यूल वाटर का ये है। ध्यान से सुनो बेटा, इस पर प्लस है तो इस पर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल निगेटिव।
इसके अगेंस्ट इसमें पार्शियल पॉजिटिव 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 एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब बेटा देखो, जब आयंस को जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो घेरे पड़े हैं बेटा, इलेक्ट्रोड तक जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, रास्ता रोक लिया आयंस का। इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है भाई, आयंस मूव करेंगे तभी तो करंट बेटा फ्लो होगा। देखो करंट फ्लोज बाय फ्लो ऑफ आयंस, आयन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करेगा। जब आयंस फ्लो ही नहीं कर रहा है, उसको वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने बेटा क्या कर लिया, घेर लिया। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कौन सा बेटा कहते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको बेटा हाइड्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। बात क्लियर हो रही है। अगला है बेटा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब बेटा देखो, सॉल्वेंट के पार्टिकल, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुला हुआ है तो पानी बेटा डाइल्यूटेड होता है। पानी में बेटा इलेक्ट्रोलाइट आसानी से, आयंस आसानी से मूव कर जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट को रसना में घोल दो या बेटा हनी में घोल दो, तो हनी कैसा होगा, विस्कस होगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो वहां बेटा आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब बेटा होता है कि आपका सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है। अगर सॉल्वेंट गाढ़ा है तो आयंस इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, मींस रेजिस्टेंस उनको ज्यादा झेलना पड़ेगा। अगर बेटा आपका डाइल्यूटेड है तो आयंस आसानी से मूव करेंगे, आसानी से मूव करेंगे तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, और फ्लो हो जाएगा तो बेटा रेजिस्टेंस वहां कम लगेगा। बात समझ में आती है। मतलब बेटा ये हुआ कि तुमने सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई रसना के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट रसना के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेटा आपस में ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा सॉल्यूशन गाढ़ा है, जिसकी वजह से आयंस का फ्लो करना मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बेटा तीसरा कहलाएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको मैं हटा रहा हूं बेटा। फोर्थ बेटा पॉइंट्स है, फोर्थ बेटा पॉइंट्स है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज। बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर्स का बेटा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जबकि यहां पर बेटा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग। बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पर बेटा रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। क्यों कर जाता है बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा जो जितने प्रकार का ये इंटरेक्शन लग रहा है, तो इंटरेक्शन बेटा लग रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरेक्शन फोर्स बेटा वीक होगा, और इंटरेक्शन फोर्स वीक होगा तो मॉलिक्यूल जो आयंस होंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट के, वो इलेक्ट्रोड पर आसानी से तेजी से पहुंच जाएंगे। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम होता है। किसका, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का। तो चारों एक बार जरा देख लो डिफरेंस को, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक कंडक्टर में बेटा क्या होता है, करंट फ्लो करता है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेटेलिक कंडक्टर में बेटा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसकी वजह से, सॉरी करंट फ्लो करता है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। जबकि बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है किसकी वजह से, आयंस के फ्लो की वजह से। पहला रीजन समझ में, पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है। दूसरा बेटा सेकंड देखो, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता बेटा। वायर में अगर करंट पास कर रहे हो तो वायर ना पतली होगी, ना मोटी होगी, ना गल रही है, ना टूट रही है। बेटा आप वायर जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ करोगे, वायर वैसी की वैसी रहेगी तुम्हारी। इसमें बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं वो बेटा डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। तो इसका मतलब बेटा यहाँ केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। थर्ड बेटा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगता है, रेजिस्टेंस तो बेटा हर कोई भी दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें बेटा रेजिस्टेंस नहीं होता। तो बेटा रेजिस्टेंस तो सभी में होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस जो बेटा लगता है वो इलेक्ट्रॉन का और बेटा कर्नेल की कॉलिजन की वजह से लगता है, टकराने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते हैं। जबकि इसमें बेटा रेजिस्टेंस लगता है, रेजिस्टेंस होता है किसमें,
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में वो तीन वजह से होता है। एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच बेटा जो इंटरेक्शन लगता है, दूसरा बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की वजह से, और तीसरा बेटा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की वजह से। चौथा डिफरेंस बेटा ये है, मेन डिफरेंस ये भी है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर्स का बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसे पहले नोट कर लो, इसे नोट करो, नोट करो फटाफट बेटा, इसे नोट करो। हटा रहा हूं बेटा इसे। तो बेटा अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कुछ जर्नल टर्म्स होते हैं जिनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। उन टर्म्स को पहले डिफाइन करेंगे, फिर मैं आपको सिखाता हूं आसानी से। बहुत आसान टॉपिक है बेटा, लेकिन जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत आसानी से हम अभी सीखते हैं उसे। और उनमें बेटा आगे सीखेंगे क्या क्या। पहले बेटा रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देखेंगे बेटा, उल्टा देखेंगे, व्युत्पन्न देखेंगे, और वो बेटा देखेंगे कंडक्टेंस। फिर बेटा हर के रेजिस्टिविटी देखेंगे, फिर बेटा हर के कंडक्टिविटी देखेंगे। फिर कंडक्टिविटी में भी बेटा दो चीजें और साथ में देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, और साथ ही साथ बेटा देखेंगे हर के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर बेटा कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, वो भी बेटा एक हर के एपरेटस एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिमाग खोल के बैठेगा। तो बेटा जर्नल टर्म की बात कर रहा हूं मैं, जर्नल टर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कह सकते हो बेटा, एक ही बात है। अच्छा, पहला बेटा सबसे फर्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, रेजिस्टेंस को बेटा डिनोट करते हैं आर से। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेटा आर होता है। देखो बेटा होता क्या है, जरा बेटा देखो, मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूं तुमको। ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड in the flow of ions is called resistance। रेजिस्टेंस या रेसिस्टेंस बेटा कह रहे हैं। ऑब्स्टेकल बेटा कहते हैं बाधा को, प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो में जो बेटा बाधा उत्पन्न होती है उसी को बेटा कहते हैं क्या, रेसिस्टेंस कहते हैं। आयंस के फ्लो होने में, भाई आयंस इलेक्ट्रोड पर जाना चाहते हैं, आयंस इलेक्ट्रोड पर जाना चाहते हैं, तो उनके रास्ते में जो बेटा बाधा उत्पन्न होती है उसी बेटा बाधा को ही कहते हैं क्या, रेसिस्टेंस। ऑब्स्टेकल मींस बेटा होता है बाधा परेशानी, तो बेटा ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है अपना बेटा रेसिस्टेंस। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट तो बेटा यूनिट होती है इसकी ओम। क्या होती है बेटा, ओम। और आपको याद आ रहा होगा कुछ ऐसे ओम को बेटा इस सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, इससे। ये ओम बेटा होता है। दूसरा बेटा आता है कंडक्टेंस। देखो बेटा कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, इट इज रेसिप्रोकल of resistance।
रेसिस्टेंस का बेटा जो रेसिप्रोकल होता है वही बेटा कहलाता है कंडक्टेंस, मींस उल्टा, व्युत्पन्न। इसमें बेटा आयंस के फ्लो होने में जो बाधा उत्पन्न होती है वो बेटा रेसिस्टेंस कहलाता है। यहाँ आयंस कितने आसानी से फ्लो कर पाते हैं वो बेटा कंडक्टेंस कहलाता है। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज इजीनेस with which ions can move। मतलब बेटा समझो क्या हुआ, बेटा आयंस के फ्लो होने में जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड होता है वो रेसिस्टेंस कहलाता है। यहां बेटा आयंस कितने आसानी से मूव कर पा रहे हैं, कितने आसानी से बेटा चल पा रहे हैं, वही बेटा क्या कहलाएगी उनकी, वही बेटा कहलाएगी कंडक्टेंस। अगर बेटा आयंस तेजी से इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं तो कंडक्टेंस ज्यादा है, ज्यादा आयंस जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। अगर बेटा आयंस धीरे धीरे जा रहे हैं तो कंडक्टेंस कम है। अगर कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो बेटा रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, चूंकि इनवर्स है ना बेटा, इनवर्स नहीं सॉरी रेसिप्रोकल है ना बेटा, तो अगर बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस आयंस का कम होगा, और अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है आपको? कंडक्टेंस को बेसिकली बेटा डिनोट करते हैं सी से, लेकिन बेटा कुछ बुक्स में इसको डिनोट करा है जी से। कहां से बेटा किया है? जी से। तो आप सी से या जी से किसी से कर लो, मैं सी से कर रहा हूं। तो सी बेटा जो इक्वल टू होता है वो रेसिप्रोकल होता है आर का। तो बेटा ये अपना जो आया कंडक्टेंस का फार्मूला वो 1/r आया। यहां से बेटा आर के यूनिट भी देख सकते हो, देखो यूनिट क्या आएगी भाई, ये कंडक्टेंस है, 1/r की यूनिट बेटा क्या होती है, बोलो ओम होती है। तो बेटा इसको अगर हम लिखें यूनिट तो ऊपर ओम जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को बेटा उल्टा कर दो, MHO। देखो MHO, MHO मोह भी बेटा इसे कहते हैं, और इसी को बेटा सीमैन भी कहते हैं, सीमैन भी बेटा कहते हैं, और जिसको जनरली एस से डिनोट करेंगे। कहां से डिनोट करेंगे? एस से। तो क्या दोनों बातें क्लियर हो गई? आयंस का फ्लो कितनी आसानी से होता है बेटा, वो कंडक्टेंस कहलाता है, और बेटा आयंस के फ्लो में कितनी ऑब्स्टेकल हो रही हैं, कितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो बेटा रेसिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। बच्चों समझ में आ रही है ना बात? तो बेटा रेसिस्टेंस किसे कहते हैं? कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, व्युत्पन्न, रेसिप्रोकल है बेटा। तो ये दोनों बातें आपको अगर समझ में आ गई तो आगे की बात भी समझ में आपको आ जाएगी। नोट कर लो बेटा, इससे पहले नोट करो, हटा रहा हूं बेटा। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बेटा बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या बेटा आयुपैक ने कहा भाई इसको रेजिस्टिविटी बोला करो, रेजिस्टिविटी बोला करो। इसको बेटा डिनोट करते हैं रो से। रो बेटा ऐसा कुछ होता है, ऐसा सिंबल होता है रो का, रो से बेटा इसको डिनोट करते हैं। देखो होता क्या है बेटा, जरा आप थोड़ा सा ध्यान दो मेरी बात पर। जो बेटा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस बेटा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जरा सुनो, लेंथ का मतलब लंबाई, जितना रास्ता लंबा होगा परेशानी उतनी ज्यादा आएंगी। गॉड ना करे, हो सकता है तुम्हारी गाड़ी कहीं किसी से टकरा जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है गाड़ी पंचर हो जाए। तो बेटा अगर रास्ता लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी लंबाई ज्यादा होगी बेटा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। मान लो तुम इतने से बड़े गेट से निकल रहे हो,
आपको ज्यादा परेशानी होगी निकलने में, 2-3 ही बच्चे निकल पाओगे। मान लो बेटा 5-6 फुट का गेट है, उससे निकल रहे हो तो आसानी से ज्यादा बच्चे निकल जाओगे। मतलब बेटा जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना बेटा एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को? भाई छोटे से गेट से निकल रहे हो, निकलने में परेशानी आएगी, बड़े से गेट में निकल रहे हो आराम से निकल जाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मतलब बेटा एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना बेटा कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या समझ रहे हो? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों इक्वेशन को बेटा मैं मिला दूं, इन दोनों इक्वेशन को बेटा मैं मिला दूं, तो जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। ये एल बेटा लेंथ है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखी हुई दूरी है ये। भाई दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? देखो बेटा, जिसको हम कंडक्टिविटी सेल भी कह सकते हैं, आप बेटा इसको हम कंडक्टिविटी सेल ही कहेंगे। देखो बेटा एक इलेक्ट्रोड अपना ये है, ये बेटा एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड बेटा अपना ये है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी होती है एल, ये बेटा इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। इसमें कोई बेटा इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट बेटा इसमें फिल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा कोई। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा लिख लेते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया बेटा हमने क्या लिया? ए। इनको बेटा बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसे बेटा कनेक्ट किया, ये प्लस ये माइनस, ये बेटा कहलाएगा कंडक्टिविटी सेल। तो बेटा ये जो लेंथ है दोनों इलेक्ट्रोडों के बिटवीन, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितना चौड़ा है आपका इलेक्ट्रोड, इसका बेटा जो एरिया है वो ए है। अब बेटा ये देखो, अब दोनों को जब मिलाएंगे तो ये फॉर्म होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बेटा हटाओ, और साइन हटाओगे तो बेटा आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जिसको रो ले रहे हैं एल अपॉन ए। ये बेटा अपना कहलाएगा क्या? ये बेटा कहलाएगा रो, जो कहलाएगा वेयर रो इज ए कांस्टेंट, और बेटा इसी कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। जो रो है इसी को बेटा कहते हैं रेजिस्टिविटी। यहां से बेटा रो की वैल्यू निकालो, रो की वैल्यू निकालोगे तो रो बराबर रो इक्वल टू किसके आएगा बेटा? देखो ये ऊपर है दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बेटा इधर चला जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा? आर इंटू ए अपॉन बेटा ये मल्टीप्लाई में तो एल कहां चला जाएगा? नीचे। तो बेटा ये अपना हो जाएगा बच्चों क्या? ये बेटा हो जाएगा अपना काय का फार्मूला? रेजिस्टिविटी का। बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो कहीं? रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी समझ में आ रही है बेटा? रेजिस्टिविटी क्या होती है? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रेजिस्टिविटी में? क्लियर हो रहा है? पहले बेटा इसे नोट कर लो और वो कंडक्टिविटी सेल भी बेटा बना लो। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बताता हूं, ठीक है? पहले इसे नोट कर लो, नोट करो बेटा। हटा रहा हूं बेटा इसे। तो बेटा जो रो का फार्मूला निकल के आया रेजिस्टिविटी का, वो क्या निकला बेटा? रो इक्वल टू बेटा आर इंटू, बोलो बेटा क्या था? आर ए अपॉन एल। यही तो निकल के आया बेटा। बोलो अगर मैं बेटा एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, वो दो इलेक्ट्रोड के बिटवीन का जो इलेक्ट्रोड का एरिया था बेटा वो मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, लेंथ बेटा 1 सेंटीमीटर ले लूं, ध्यान से सुनो, तो बेटा वो वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोलाइट जहां भरा था वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेटा लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम बेटा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर की क्यूब, और 1 सेंटीमीटर की
1 सेंटीमीटर की क्यूब को ही बेटा कहते हैं 1 ml। क्या कहते हैं बेटा? 1 ml। क्या इतनी बात समझ में आ रही है तुमको? ये बात बेटा क्लियर हो रही है? तो डेफिनेशन इसकी कैसे लिखोगे बेटा? जरा देखो, रेजिस्टिविटी, अगर बेटा ये वैल्यू एक एक लगा दे तो आ क्या जाएगा? जरा पहले एक बार फार्मूला इसका बेटा देख लो। तो रो इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? तो बेटा रो इक्वल टू हो जाएगा आर, एरिया की जगह बेटा 1, लेंथ की जगह 1, तो बेटा रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। मतलब बेटा अगर इलेक्ट्रोड का एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं और लेंथ बेटा दोनों इलेक्ट्रोडों की बिटवीन की डिस्टेंस को मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो बेटा रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो बेटा जरा इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जरा देखो, रेजिस्टिविटी defined as resistance offered to all the ions present in 1 ml of 1 ml of solution। मतलब बेटा क्या हुआ? मतलब बेटा ये हुआ कि बेटा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, जो 1 ml सोल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उनको बेटा जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वही बेटा क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी। क्यों बेटा कहलाएगी? रेजिस्टिविटी क्यों कहलाएगी? क्योंकि बेटा जब दो इलेक्ट्रोड को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे, दो इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माने, तो बेटा जो इनका वॉल्यूम बनेगा बीच का वो 1 ml कहलाएगा। 1 सेंटीमीटर की क्यूब वॉल्यूम कहलाएगा और 1 सेंटीमीटर की क्यूब को ही क्या कहते हैं? 1 ml। तो 1 ml सोल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे, टोटल जो ऑल आयंस होंगे, उनको बेटा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वही क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? रेजिस्टिविटी कहलाएगी। नोट करो पहले इसे बेटा, नोट करो, फिर इसकी यूनिट बताता हूं बेटा। नोट करो, नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। हटा रहा हूं बेटा इसे। यूनिट देखो बेटा, यहां से फार्मूला लिखा है, जरा यूनिट देखो बेटा। यूनिट बोलो बेटा, इसकी यूनिट बोलो। इसकी क्या होती है बेटा? यूनिट आर की। ओम होती है बेटा, बोलो होती है ना बेटा? एक ही बोलो बेटा। सेल तो छोटे छोटे होते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वरना बेटा ऐसा ही मिलोगे तो मीटर हो जाएगा। और लेंथ की बोलो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो ऊपर क्या बचा? बोलो बेटा ओम। और ऊपर क्या बचा? बोलो बेटा सेंटीमीटर बचा। यही बेटा हो जाएगी यूनिट किसकी? किसकी बेटा? रेजिस्टिविटी की। बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो? तो रेजिस्टेंस बेटा हमने बताया था क्या होता है? रेजिस्टेंस बेटा होता है आयंस के फ्लो होने में कितनी परेशानियां आ रही हैं, कौन कौन से ऑब्स्टेकल प्रोवाइड हो रहे हैं। जितनी बेटा परेशानियां आए, जितनी बाधा है, वही बेटा रेजिस्टेंस कहलाएगा। कंडक्टेंस हमने क्या बताया था बेटा? आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस कितने आसानी से फ्लो कर रहे हैं, कितना इजीनेस से बेटा मूव कर रहे हैं, वो बेटा क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी बेटा क्या था? रेजिस्टिविटी बेटा एक कांस्टेंट था जिसको हर ने कैसे निकाला? भैया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। लेंथ और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पे हमने दोनों को दिया मिला। जैसे ही मिलाया तो बेटा हमारा फार्मूला क्या निकल के आया? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो आर इक्वल टू बेटा हमने एक कांस्टेंट लिया और एल अपॉन ए। यहां से बेटा रो की वैल्यू निकाली, इसी को इसको ही बेटा कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रो की वैल्यू निकाली तो आर इंटू ए अपॉन एल आया। बोलो भाई समझ में आया? हमने इसको डिफाइन किया। हमने कहा बेटा अगर ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले,
यूनिटी ले ले और लेंथ की यूनिट भी बेटा लेंथ दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन 1 सेंटीमीटर ले ले तो रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द all the ions present in 1 ml solution। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? कंफ्यूज तो नहीं हूं कहीं? ये फार्मूला बेटा क्लियर हो रहे हैं। अब बेटा नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब बेटा देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, जरा फोकस करो। तो पहले बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको बेटा आयुपैक ने कहा इसको कंडक्टिविटी कहो, कंडक्टिविटी कहो। डिनोट बेटा कंडक्टिविटी को करते हैं कप्पा से। ये कप्पा है बेटा, स्मॉल के, कप्पा, इसे कप्पा बोलते हैं बेटा, कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा बेटा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी बेटा रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टिविटी का। तो बेटा इट इज, यहां देखो बेटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है? कप्पा कंडक्टिविटी होता है बेटा, रो रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी कप्पा जो होता है वो रेजिस्टिविटी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कप्पा जो होता है वो बेटा रेसिप्रोकल होता है किसके? रेजिस्टिविटी के। जरा देखो बेटा, अभी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हर कितने निकाली थी अभी पीछे? 1 अपॉन क्या पढ़ा था रेजिस्टिविटी में? ध्यान करो, फार्मूला याद करो, क्या बताया था? R इंटू ए अपॉन एल, यही तो बेटा पढ़ा था। जरा वैल्यू लगाओ, R A अपॉन एल। बोलो बेटा, समझ रहे हो बात को? तो यहां से कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू ए। ये बेटा अपॉन में ये कहां जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा एल। तो बेटा इतने, ये देखो जरा ध्यान दो, ये इसको अभी हमने बोला था कंडक्टेंस कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं इसको? कंडक्टेंस कहते हैं। अरे बेटा अभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस नहीं कह रहे थे? अभी हमने पढ़ाया था आपको C इक्वल टू 1 अपॉन R, पढ़ाया था ये नहीं पढ़ाया था? तो बेटा ये देखना, 1 अपॉन R की जगह हम C लिख सकते हैं कंडक्टेंस। और बेटा जो L अपॉन A होता है बेटा, ये हर सेल के लिए बेटा फिक्स होता है। तो बेटा ये कांस्टेंट कहलाता है और इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। और K बेटा क्या है? कंडक्टिविटी। तो मैं इसको कंडक्टिविटी लिख दूं, कंडक्टिविटी। तो बेटा ये एक रिलेशन आता है, इस पर क्वेश्चन लगे हुए हैं। इस फार्मूला को जरा ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इस फार्मूला को जरा ध्यान से देख लो। अब कंडक्टिविटी को बेटा कहां से डिनोट कर रहे हो? के से कर रहे हो ना? कंडक्टेंस को बेटा कहां से कर रहे हो? बोलो, जी से या सी से? और सेल कांस्टेंट को बेटा करते हैं जी स्टार से। तो ये बेटा जो सेल कांस्टेंट है, ये वैल्यू, इसको बेटा कहते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। और इसको बेटा डिनोट करते हैं जी स्टार से। कहां से डिनोट करते हैं? जी स्टार से। ये सेल कांस्टेंट है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस और बेटा इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो होता है बेटा, वही सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो यहां से हम सेल कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। ये फार्मूला पर बेटा स्पेशली ध्यान देना है। इस पर यूनिट बेटा निकाल लोगे, इसकी यूनिट बोलो क्या आएगी बेटा? कप्पा की। भाई इसकी क्या हो गई? ओम। इसकी बेटा बोलो क्या हो गई? बोलो, अरे यहां से निकालो यूनिट। ये देखो यूनिट, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन R, 1 अपॉन R की वैल्यू बेटा यूनिट होती है ओम। एल की बेटा क्या? सेंटीमीटर। इसकी बेटा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा देखो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा, ओम बचा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। और बेटा क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ही सीमेन कहते हैं। तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कप्पा की। कप्पा की यूनिट बेटा हो जाएगी, कप्पा बोल रहा हूं, कटप्पा नहीं बोल रहा हूं, कप्पा बोल रहा हूं बेटा। कप्पा की यूनिट हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स।
क्या हो जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो बेटा? जरा डेफिनेशन इसकी बता दो। अरे रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल तो है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज, अगर बेटा ये वैल्यू सब आप एक एक रख दोगे तो आप पहले जैसे रेसिस्टिविटी सिमिलर वैसी करोगे, तो बेटा इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। डेफिनेशन पर जरा फोकस करो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, मैं यहां लिख रहा हूं डेफिनेशन। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, it is defined as the conductance of all the ions present in 1 ml सॉल्यूशन। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उनका जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी कहलाएगी। भाई मेरे पास ये बर्तन है, बर्तन में सॉल्यूशन भरा हुआ है, 1 ml सॉल्यूशन को मैंने बाहर निकाला, उसमें जितने आयंस है बेटा उनका कंडक्टेंस देख ले रहा हूं मैं, जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। 1 ml आयंस का कंडक्टेंस ही बेटा कंडक्टिविटी कहलाता है। अब 1 ml का कंडक्टेंस कप्पा है, तो बेटा 2 ml का कंडक्टेंस 2 कप्पा हो जाएगा। 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस है उनका कंडक्टेंस कप्पा है, के है, तो 2 ml सॉल्यूशन में बेटा जो आयंस होंगे उनका 2 कप्पा हो जाएगा। 3 ml में 3 कप्पा हो जाएगा। 10 ml सॉल्यूशन में बेटा जो कंडक्टेंस होगा वो 10 कप्पा हो जाएगा। 100 ml सॉल्यूशन में 100 कप्पा हो जाएगा। और 20 ml सॉल्यूशन है अगर मेरे पास, तो मान लो 20 ml सॉल्यूशन है, कंटेनर मेरे पास 20 ml है, तो बेटा कितना हो जाएगा, 20 कप्पा हो जाएगा। नहीं ये बात समझो? अरे भाई, अरे मेरे बेटा ध्यान से सुनो बेटा, पहले स्पेस करें थोड़ा सा, इसको नोट करो, यूनिट वगैरह नोट करो भाई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इस टॉपिक पे बच्चे जनरली फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और बहुत आसान है बेटा। अभी मैं समराइज करा दूंगा एक बार फिर से, पहले आप इसको नोट करो, नोट करो। हटा रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनो भाई, 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस हैं इनकी जो बेटा कंडक्टेंस होगा वही तो कप्पा कहलाएगा। 1 ml सॉल्यूशन के जो आयंस हैं उनका बेटा जो कंडक्टेंस होगा वही तो कंडक्टिविटी कहलाती है, जिसको के से डिनोट करते हैं, कप्पा कहलाता है। बात समझ में आ रही है? मान लो बेटा 2 ml है, अगर सॉल्यूशन 2 ml है, 2 ml के जो बेटा आयंस होंगे वो 2 कप्पा कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? मान लो बेटा 10 ml हमारे पास सॉल्यूशन है, तो बेटा 10 कप्पा कहलाएंगे। मान लो बेटा हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, तो बेटा 100 कप्पा कहलाएंगे। मान लो बेटा हमारे पास 20 ml सॉल्यूशन है, तो बेटा कितना, बोलो बेटा, B इंटू कप्पा, बेटा इतने कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? अरे बिल्कुल कहलाएंगे भाई। तो बात क्या समझ में इतनी आती है? चलो भाई, तो बेटा सेल कांस्टेंट क्या था, L अपॉन ए, तो इसको भी डिफाइन कर लो बेटा, सेल कांस्टेंट, जिसको बेटा G स्टार से डिनोट कर रहे थे। तो देखो बेटा G स्टार इक्वल टू बेटा होता है L अपॉन ए, जिसको हट के कह रहे हैं बेटा क्या, लाला, लाला होता है लाला, ला एल ए, एल ऊपर ए नीचे, ऐसे सेल कांस्टेंट याद रखो, लाला, ला एल ए, ला, तो एल पहले आ रहा है, एल ऊपर और ए नीचे, ये बेटा सेल कांस्टेंट है। डिफाइन कैसे करोगे,
देखो बेटा ये रेशियो है, लिखोगे बेटा द रेशियो ऑफ लेंथ LENGH, लेंथ LENGHT, लेंथ बेटा स्पेलिंग गलत तो नहीं हो रही है, लेंथ की LENGTH, लेंथ था, TH आएगा ना बेटा, LENGTH, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड to the cross section area is called cell constant। क्या बेटा बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना भाई। ये बेटा अपने पास में एक सेल है, एक इलेक्ट्रोड बेटा ये लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन दूरी क्या है बेटा? बोलो, लेंथ। हमने एल माना, तो ये बेटा एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए। तो बेटा एल अपॉन ए को ही तो सेल कांस्टेंट कह रहे हैं। तो द रेशियो, ये बेटा रेशियो है, द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? यूनिट देख लो बेटा सेल कांस्टेंट की, यहीं से देखो, इसकी यूनिट सेंटीमीटर, इसके बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दूं तो बेटा क्या है इसकी यूनिट? सेंटीमीटर इनवर्स। ये बेटा यूनिट है किसकी? सेल कांस्टेंट की। ये बेटा यूनिट है सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट की बेटा ये यूनिट है। नोट कर लो बेटा डेफिनेशन, नोट कर लो, हटा रहा हूं बेटा इसे। अब बेटा आता है नेक्स्ट टर्म मोलर कंडक्टिविटी। जरा ध्यान से सुनो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मोलर कंडक्टिविटी, और इसको बेटा डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। ये कैपिटल लैम्डा होता है बेटा, अच्छा, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखो बेटा, एक मोल आइंस, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के टोटल आइंस से जो बेटा जो कंडक्टेंस होता है उसे कहते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी। मतलब बेटा एक मोल आइंस को आप किसी सॉल्यूशन में घोलो, किसी सॉल्यूशन में घोलो, मान लो उसका बेटा वॉल्यूम बी लीटर है या बी एमएल है, ठीक है, उसमें तुमने घोल दिया, तो जितने बेटा एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से आइंस बनेंगे उनका जो बेटा कंडक्टेंस होगा वही बेटा कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। फिर से सुनो भाई, कंडक्टिविटी क्या था? एक एमएल सॉल्यूशन में जो आयंस बेटा होते हैं उनका जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टिविटी कहलाती है। भाई कंडक्टिविटी में वॉल्यूम फिक्स था बेटा, एक एमएल था, उसमें जो आयंस थे उनका जो बेटा कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। मोलर कंडक्टिविटी में बेटा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट घोला तुमने, जितने भी पानी में घोला, अब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम आप कंटेनर से निकालो, उसका बेटा जो कंडक्टेंस होगा वही बेटा कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। भाई एक कंटेनर में तुमने एक मोल डाला, ठीक है, आपने एक मोल जो डाला इलेक्ट्रोलाइट, उसके जो आयंस बनेंगे, एसोसिएट होंगे, आयंस तो मिलेंगे बेटा, उनका जो कंडक्टेंस होगा जितने भी सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व है, प्रेजेंट है बेटा, वही कहलाएगा क्या? मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी बेटा क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? जरा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ all the ions produced by 1 mole of electrolyte
present in solution. Conductivity of all the ions produced by 1 mole of electrolyte. कंडक्टेंस बेटा जो होता है, कंडक्टिविटी होती है वो एक मोल से जितने आयंस हो बेटा उनकी जो कंडक्टिविटी होगी जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वही बेटा कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी. इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी जरा एक बार बेटा डेफिनेशन को देखो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रेजेंट इन सॉल्यूशन समझ में आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है? पहले एक बार डेफिनेशन को देख लो, समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा बेटा? हमने ये कहा कि हमारे पास ये कंटेनर है और बेटा हमें पता नहीं ये क्या वॉल्यूम है इसका. हमने मान लिया बी वॉल्यूम है, ये हमने मान लिया बेटा बी वॉल्यूम है, इसका बेटा बी वॉल्यूम है सॉल्यूशन का. हमने क्या करा बेटा, इसमें 1 मोल सब्सटेंस डाला, 1 मोल बेटा इलेक्ट्रोलाइट डाला. अब इलेक्ट्रोलाइट की जो टेंडेंसी बेटा होती है चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, आयोनाइज होना. स्ट्रांग ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होता है, वीक बेटा कम होता है. तो 1 मोल से हमें आयंस मिलेंगे. अब जब आयंस मिलेंगे तो बेटा इसमें क्या लगे होंगे? इलेक्ट्रोड लगे होंगे. इलेक्ट्रोड लगे होंगे ना बेटा, आयंस किधर मूव करेंगे? बोलो इलेक्ट्रोड की ओर. तो कंडक्टेंस होगा बेटा, कंडक्टिविटी होगी. समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो 1 मोल आयंस का बेटा जो कंडक्टेंस सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है वही बेटा कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा होती है लैम्डा एम से इसको डिनोट करते हैं, इक्वल टू बेटा होती है कप्पा इनटू वॉल्यूम. ये बेटा होती है मोलर कंडक्टिविटी. फार्मूला ये होता है, ये 1 ml की बेटा कंडक्टिविटी है तो कितना वॉल्यूम है बेटा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा 1 मोल की है. अब वॉल्यूम के बारे में जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं. यहां पर देखो बेटा, हम जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू बेटा होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. होता है ना बेटा, ये पीछे पढ़े हो तुम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हो. तो बेटा मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल. मोल तो एक ही बोला है, वो तो फिक्स है, 1 मोल का ही कंडक्शन है. देखो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मोल फिक्स है, वॉल्यूम बेटा लीटर में. बोलो भाई बात समझ में आ रही है? यहां से बेटा अगर वॉल्यूम को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मोलरिटी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 1. वॉल्यूम बेटा हो जाएगा काय में? मिलीलीटर में. और बेटा इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, अरे मिलीलीटर को डिवाइड करेंगे तभी तो लीटर रहेगा. तो बेटा 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर. यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बी एम एल इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा? मोलरिटी. ये वैल्यू उठा के जरा यहां रख दो तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा हो जाएगा कप्पा इनटू बेटा हो जाएगा 1000 अपॉन बेटा हो जाएगा मोलरिटी. क्या हो जाएगा? मोलरिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस हैं इस पर लगे हुए. देखो ध्यान से पढ़ो. पहले तो डेफिनेशन देखो. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता हमें फिक्स पता है इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का बेटा सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है वही कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है. अब सॉल्यूशन बेटा 1 मोल जितने भी सॉल्यूशन में उसको बाहर निकाल लो, वही बेटा कंडक्टेंस होगा उसका और वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं. ये कप्पा इनटू बेटा वी के इक्वल होता है. अब चूंकि ये कप्पा मिलीलीटर में होता है, 1 ml सॉल्यूशन का जो बेटा कंडक्टेंस होता है, 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं उनका जो कंडक्टेंस होता है वो कप्पा कहलाता है. अब मोलरिटी का फार्मूला हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है. मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ही हमने डाला है तो हम 1 मोल की जगह बेटा 1 लिख देते हैं आयन की जगह. वॉल्यूम लीटर में इसको मिलीलीटर में बदल देते हैं क्योंकि कप्पा भी मिलीलीटर में है. जैसे मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 ऊपर जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो मोलरिटी यहां आ जाएगा तो हम बी वॉल्यूम की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं? बोलो ये लिख सकते हैं. तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा. बोलो भैया कंफ्यूज तो नहीं हो बच्चों? बात क्लियर हो रही है? जरा बेटा यूनिट की भी बात कर ले. देखो बेटा यूनिट की बात कर लो भाई. कप्पा की यूनिट बोलो क्या होती है बेटा? कप्पा की बोलो. अभी तो यार पढ़ के आ रहे हो, अभी कप्पा की यूनिट नहीं पढ़ी थी. क्या बोला था कप्पा इक्वल टू? बोलो कप्पा इक्वल टू कुछ बोला था. अब ऐसे भूलोगे तो बेटा तुमसे कुछ नहीं होने वाला है. कप्पा इक्वल टू होता है बेटा
1 अपॉन रो, रेसिप्रोकल ऑफ ए तो होता है। और रो की वैल्यू जरा बताइए बेटा क्या होती है, बोलो बेटा क्या होती है, आर इंटू ए, और एल ऊपर गया था नहीं गया था, तो इसकी बेटा यूनिट क्या थी, बोलो इसकी, बोलो बेटा क्या थी भाई, ओम इनवर्स, और बेटा इसकी सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा ये सेंटीमीटर इनवर्स थी। ओम इनवर्स को ही क्या कहते हैं, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये बताई थी अभी, कप्पा की यूनिट नहीं बताई थी, बताई थी, तो कप्पा की यूनिट यहां लिखो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स 1000। ये तो बेटा नंबर है, मोलरिटी की बोलो क्या होती है बेटा, मोल। अब बेटा वॉल्यूम हर ने कहा में लिया है, सेंटीमीटर की क्यूब या 1 ml में लिया है, एक ही बात है। तो बेटा ये सेंटीमीटर की क्यूब, अरे 1 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर 1 ml होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर की क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml। तो हमने ml में लिया है, तो ml की जगह हम सेंटीमीटर की क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो ये सेंटीमीटर की क्यूब नीचे अपॉन में, ये ऊपर जाएगा, तो बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो एक माइनस है और ये 3 प्लस वाले हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। तो यूनिट क्या आएगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये बेटा हमारी यूनिट आएगी। बोलो बात क्या क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, समझ बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, कहीं डाउट तो नहीं है बेटा, क्लियर हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी क्लियर हो गया, हटा दूं, नोट कर लो, हटा रहा हूं फिर इसे। सिमिलर बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, सिमिलर, बस वहां कंडक्टेंस 1 मोल का होता है सोल्यूशन में, सोल्यूशन का वॉल्यूम बेटा नहीं पता हमें, सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने बी मान लिया, ठीक है। इक्विवेलेंट में बेटा क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का बेटा जो कंडक्टेंस होता है सोल्यूशन में, वही बेटा कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बस आपने 1 मोल की जो कंडक्टिविटी लिखी है वहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिख देना, डेफिनेशन सेम है बेटा। तो अगला है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको डिनोट बेटा करते हैं लैम्डा ई क्यू से, तो डेफिनेशन तो बेटा बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी की तरह है। तो फार्मूला भी बेटा बहुत आसान है इसका, 1 ई क्यू इक्वल टू बेटा होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम, और अभी हमने बेटा बताया था कि 1 यू क्यूब, जैसे मोलर कंडक्टिविटी में बताया था वैसे बेटा इसमें है, बस ग्राम इक्विवेलेंट है तो यहाँ नॉर्मेलिटी लग जाएगा। उसमें बेटा मोलर कंडक्टिविटी में एम था, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, नीचे नॉर्मेलिटी आ जाएगा। कैसे आया ये क्या बताऊं, या समझ में आ रहा है भाई, ये तो 1 ml आयंस का जो कंडक्टेंस है वो कप्पा कहलाता है बेटा, तो बी ml आयंस का कितना होगा, वो बेटा कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जरा देख लो भाई, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कितने ग्राम इक्विवेलेंट लिए, 1, वॉल्यूम इन लीटर है बेटा नॉर्मेलिटी। हम बेटा इसको काय में चेंज कर लें, मिलीलीटर में चेंज कर लें, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम इन ml इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन n। ये वैल्यू बेटा पुट कर दो, ये वैल्यू b की जगह पुट करो, देखो b की जगह पुट की तो ये फार्मूला निकल के आया बेटा। इसकी यूनिट देख लो, सिमिलर है उसी की तरह, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, अब बेटा मोल नहीं आएगा क्योंकि इक्विवेलेंट है ना, तो बेटा आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। मोल जब आता बेटा मोलरिटी होता, अब चूंकि नॉर्मेलिटी नीचे आ गई तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो बेटा, समझ में आ रहा है। चलो इसको हटा दो बेटा। एक बेटा हेडिंग लगाओ, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है बेटा।
रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलो बोलो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला बोलो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला बोलो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। यही तो था बेटा। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर दे रहा हूं मैं सीधे। कप्पा से कप्पा मर गया, 1000 से 1000 मर गया, तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू, बेटा ये ऊपर जाएगा, देखो ये अपॉन में ये नीचे आएगा और ये बेटा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी। और आपको याद आ रहा होगा इसी को बेटा एन फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन फैक्टर कहते हैं बेटा। अगर मोलर कंडक्टिविटी दी है किसी की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करा रहा है, तो हमें एन फैक्टर पता हो। और आपको पता है एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? बोलो बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। बेस के लिए बेटा रिप्लेसेबल, वाटर में घुलने वाले हटने वाले OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। सॉल्ट का बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज या बेटा टोटल नेगेटिव चार्ज। कैटायन के, कैटायन पर कितना चार्ज है प्लस का बेटा वो, ये एनायन पर कितना चार्ज है माइनस का वो। तो एन फैक्टर ये निकाल लोगे, पीछे मैं सिखा चुका हूं आपको। तो बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी नोट कर लो बेटा, इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट कर लो फटाफट बेटा, नोट कर लो बेटा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो। कर लिया बेटा नोट? कर लिया बेटा? एक लास्ट हेडिंग और है बेटा, फिर इसके हल्के पढ़ेंगे। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो बेटा वेरिएशन देखेंगे, वो हल्के नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो रहा है। एक बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना है, वो तो मैं और सिखा दूंगा। देखो बेटा, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मींस कप्पा को कैसे मेजर करते हैं, जरा देखो बेटा। एक कंडक्टिविटी सेल ले रहा हूं बेटा मैं, ये कंडक्टिविटी सेल है बेटा। इसमें बेटा ये इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए, एक इलेक्ट्रोड बेटा ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड बेटा ये है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया बेटा, इस कंटेनर को थर्मोस्टेट में बेटा मैंने पैक कर दिया। जिस टेम्परेचर के साथ में कंडक्टिविटी बेटा आपको पता है चेंज होती है, तो थर्मोस्टेट का मतलब बेटा ये होता है कि बेटा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा, ना एनर्जी बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। तो बेटा ये थर्मोस्टेट है। ये बेटा थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट।
थर्मोस्टेट, इसका काम क्या है बेटा? टू मेंटेन टेम्परेचर, इसका ये काम है बेटा। इसमें बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है जिसकी भी आपको कंडक्टिविटी निकालनी है। इलेक्ट्रोलाइट बेटा ये भरा हुआ है जिसकी बेटा कंडक्टिविटी अपना को निकालनी है बेटा। इसमें कंडक्टिविटी वाटर ले लो, कंडक्टिविटी वाटर, ये बेटा ऐसा वाटर होता है जिसकी कंडक्टिविटी बेटा नेग्लेक्ट होती है। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज नेग्लेक्ट, कंडक्टिविटी बेटा नेग्लेक्ट होती है इसकी। ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट है, समझ पा रहे हो क्या? ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन जिसकी बेटा हमको क्या निकालनी है? हमको कंडक्टिविटी निकालनी है। अब जरा बेटा फोकस करो, कैसे निकालेंगे बेटा? फोकस करो। ये बेटा बीट स्टोन है, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा बेटा, बीट स्टोन। ये बेटा इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका बेटा R2 है, इसका बेटा R3 है और इसका बेटा R4 है। R4 है। क्या करते हैं बेटा? यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसकी बेटा रीडिंग 0 होती है। चूंकि इनकी वैल्यू को हम अपने हाथ से, या हमारे हाथ में होता है, कंपेयर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो करंट होता है वो बेटा 0 हो जाता है। मतलब इसमें ये 0 दिखा है तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है बेटा। ये हमें जिसका निकालना है कंडक्टिविटी बेटा, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बेटा इस कंडक्टिविटी सेल से, इस कंडक्टिविटी सेल से बेटा। बेटा ये बीट स्टोन ब्रिज है, इसमें हम एसी सप्लाई करते हैं। एसी बेटा सप्लाई करते हैं बेटा। डीसी करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट बेटा इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा बेटा। जब डिपॉजिट हो जाएगा तो आयंस फिर कहां रह जाएंगे? तो कंडक्टेंस कैसे हो पाएगा? कंडक्टिविटी कैसे मेजर करोगे? तो एसी सप्लाई करने में बेटा, ये एसी है, एसी सप्लाई करने से ये होता है कि बेटा ये फिक्स नहीं हो पाता, कभी ये प्लस बनता, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस। तो बेटा एसी सप्लाई करते हैं, डीसी नहीं करते हैं। डीसी केवल इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं, केवल इलेक्ट्रोलिसिस में। अब जरा बेटा देखो, ये क्या है? ये बेटा बीट स्टोन ब्रिज है। ये क्या है? बीट स्टोन ब्रिज। अब देखो बेटा, अगर रेशियो R1 अपॉन R2 इक्वल टू बेटा हो जाए R3 अपॉन R4, तो बेटा ये इक्वल टू हो जाएगा। अब जरा बेटा R3 की वैल्यू यहां से निकालो, तो ये बेटा R3 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। R3 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन R1 इंटू R4 अपॉन R2। बोलो बेटा ये हो जाएगा क्या? रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया बेटा, इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया हमने। अब कंडक्टिविटी निकाल देंगे। रेजिस्टेंस बेटा ये निकल गया भाई, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, तो बेटा ये अननोन का तो निकल जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो हम जानते हैं बेटा कि कप्पा इक्वल टू बेटा होता क्या है? बोलो बेटा, कप्पा इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टेंस, अभी तो पीछे पढ़ाया है तुम्हें, और इंटू सेल कांस्टेंट। ये होता है या नहीं होता है? अभी तो पढ़ाया है। कंडक्टेंस बेटा क्या होता है? सी को हम क्या कहते हैं? 1/r इंटू बेटा सेल कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? लाला, बोला ना, L अपॉन A। अब R की तो वैल्यू बेटा हमें पता चल गई, ये देखो भाई, इस वाले की हमें पता चल गई। जब हमें बेटा रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो बेटा इसका मतलब हम रेजिस्टेंस पता चल गया तो हमें कप्पा पता चल जाएगा भाई। R की जगह हम क्या रख देंगे? ये R3 की वैल्यू। तो बेटा हमारा ये जो कप्पा होगा वो 1/r3 समझ में आ रहा है? कौन सा? वो बेटा जो हमने मेजर किया। चूंकि ये तो तीनों नोन है ना, हमें ये तो तीनों नोन है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। तो बेटा हमें जब R3 पता चल जाएगा तो कप्पा पता चल जाएगा, और सेल में इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पर है वो भी हमें पता है बेटा, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है वो तो फिक्स है ना भाई। ये वैल्यू तो सेल कांस्टेंट जो फिक्स होती है। तो यहां से बेटा किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बेटा मेजर कर सकते हैं। बोलो भाई, बात क्लियर हुई बेटा?
क्या बात बेटा समझ में आई या नहीं आई? क्या टॉपिक क्लियर हुआ? आसान है बेटा, तो इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो बेटा, इसको बेटा नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे वेरिएशन की बेटा, कंडक्टेंस पे क्या क्या फर्क पड़ता है। ओके बेटा, थैंक यू।